जय हिंद मेरे युवा साथियों। स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस बेहतरीन लर्निंग एंड लाइफ चेंजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। संघर्षों के राही ने कहा है कि नौकरियों का दरिया है, तैर कर जाना है, डूब कर मेहनत में खुद को सफल बनाना है। तो ये जो 2025 का साल है प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है। बहुत बड़े बड़े पदों पर भर्तियां आपके सामने हैं और उनमें से एक भर्ती है पटवार की। लगभग 3000 पदों की वैकेंसी इसकी आपकी आने वाली है। हालांकि ये भर्ती आपकी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर इन्वॉल्व होगी। जिन साथियों ने सीईटी वाला ग्रेजुएशन लेवल पास करा है एग्जाम, वही पटवार का एग्जाम दे पाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है क्योंकि 40% क्राइटेरिया रखा है, तो लगभग हर विद्यार्थी, मतलब हर तीसरा चौथा विद्यार्थी ही इसके अंदर सीईटी पास कर लेगा। और आज की अपनी जो ये क्लास है, इस क्लास में हम बेसिकली पटवारी के 2015 और 2021 के पेपर्स के अंदर जो विज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों का डिटेल्ड में एनालिसिस करने वाले हैं कि कहाँ कहाँ से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे हैं और अब आगे साइंस के प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। इन सबसे पहले एक बार ये जान लो कि साइंस कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए पढ़ना। क्योंकि देखो साथियों, हर एक सब्जेक्ट अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस लेकर के बैठा है। आपने देखा होगा अभी सीईटी का जो एग्जाम हुआ था, पशु परिचर का एग्जाम हुआ था, आरएस प्री का एग्जाम हुआ था। इन एग्जाम्स के अंदर भर भर के साइंस पूछी है। आरएस, इसमें पशु परिचर के एग्जाम में लगभग 25 प्रश्न आपसे साइंस के पूछे थे। आरएस प्री के एग्जाम के अंदर भी 19 से लेकर के 20 सवाल आपसे विज्ञान से ही पूछे हैं। और अब अगर आगामी भर्तियों की बात करूं साथियों, तो आपके चाहे रीट का एग्जाम हो, चाहे पटवार का एग्जाम हो, चाहे वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जो ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा होने वाली है, उसके भी मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अंदर आपके विज्ञान मेंशन है। चाहे चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हो, चाहे आपके फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, यानी कि देख लो सबसे छोटे से लेकर के सबसे बड़े लेवल तक के हर एक एग्जाम में सामान्य विज्ञान पूछा ही पूछा जाता है। और अभी आपके चाहे कोई सा ही बोर्ड हो, आरपीएससी हो, अधीनस्थ बोर्ड हो, या फिर आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, इन सब का फेवरेट हो रखा आपका एनसीईआरटी। ये लोग एनसीईआरटी से ही सवाल उठा करके पूछते हैं, क्योंकि वहां पर आप उस प्रश्न को जो है क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, उस पर रिटर्न नहीं लगा सकते, क्योंकि वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ ऑथेंटिक सोर्स। तो मैं आपको सारी की सारी साइंस एनसीईआरटी के आधार पर ही पढ़ाता हूं। आपने देखा होगा पशु परिचर में भी मैंने आपको साइंस पढ़ाई, आरएस प्री में भी जो साइंस पढ़ाई, बिल्कुल जैसा पेपर पूछा जाता है उसी प्रकार की साइंस आपको क्वेश्चंस के माध्यम से इस यूट्यूब चैनल पर मैं सॉल्व करवाता हूं। और आज का जो अपना ये सेशन रहने वाला है, इस सेशन में देखो, एक तो अपन सबसे पहले जानेंगे कि पटवार के जो पीवाईक्यू है 2021 के और 2015 के, इन पीवाईक्यूज को अपन अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके उनका करेंगे डिटेल में एनालिसिस। ये एनालिसिस क्यों जरूरी है? एनालिसिस इसलिए जरूरी है ताकि अपन इनके पैटर्न को डिकोड कर पाए कि ये लोग सवाल पूछते हैं किस प्रकार से है, कैसे सवाल ऐसा ही बनाना, ये चीज इनके दिमाग में आती है। और उसके बाद में हम सिलेबस को डिकोड करेंगे साथियों। क्योंकि देखो आपके पटवार का जो एग्जाम है उसके अंदर सिलेबस दे रखा है ना। जो 2015 में एग्जाम हुआ था उसमें तो बहुत डिटेल्ड में सिलेबस दे दिया साइंस का। 2021 में जो पटवार का पेपर लिया उसमें केवल इतना लिख दिया, दैनिक जीवन में विज्ञान, और उसका आगे 3-4 टॉपिक और दे दिए। और जो दैनिक जीवन में विज्ञान वाला पोर्शन है उसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए और अलग अलग टॉपिक से पूछे गए। तो इन टॉपिक्स को सब टॉपिक्स में भी अपन को डिवाइड करना है, यानी कि अपन पूरे के पूरे सिलेबस को डिकोड करने वाले हैं। इसके अलावा जो कंप्लीट आपकी जनरल साइंस है उसके अंदर किस प्रकार से आपको फुल मार्क्स गेन कर रहे हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री, किसी भी प्रकार का पेमेंट आपको नहीं देना है। इसी YouTube चैनल पर मैं आपको 1 बाय 1 सेशंस करवाता रहूंगा, जिसमें हर एक टॉपिक विज्ञान का एनसीईआरटी पर आधारित आपको मैं सॉल्व करवाने वाला हूं इसी YouTube चैनल पर। एक बात और अपन जानेंगे साथियों कि क्वालिटी कंटेंट आपको किस तरीके से कंज्यूम करना है, वो भी सबसे कम टाइम के अंदर। क्योंकि देखो आज के समय में सबसे ज्यादा कीमती अगर कोई चीज है तो वो है आपका समय। क्योंकि अभी 2025 के अंदर आपके पटवार का एग्जाम होना है मई के अंदर, उसके बाद जुलाई में वीडियो का एग्जाम होना है, और आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एग्जाम होना है, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होना है, एसआई टेलीकम्युनिकेशन की भर्ती आ रखी है उसका एग्जाम होना है। लगभग ये पूरा का पूरा साल आपको बिजी रखने वाला है, यानी कि आपके लिए समय का एक एक कतरा बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। और समय आपको व्यर्थ में कहीं पर भी नहीं गंवाना है। अगर आप कहीं पर भी अपना समय लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, तो उसका आउटपुट आपको वैसा मिलना चाहिए कि वहां से कुछ ना कुछ क्वालिटी कंटेंट आप गेन करके जाएं। तो इन सारी चीजों के ऊपर अपन 1 बाय 1 करके डिस्कशन करेंगे। ये आप लोगों के सामने है आपके विज्ञान का सिलेबस।
कौन से एग्जाम के लिए? तो ये है आपके पटवार एग्जाम के लिए। और पटवार में भी जो 2021 में पटवार के लिए सिलेबस दिया था, उस सिलेबस में, विज्ञान के सिलेबस में पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है साथियों, जिसमें जनरल साइंस है। हालांकि ये पहला पोर्शन आपके 38 मार्क्स का आता है, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी का भी पोर्शन है। लेकिन हम बात करेंगे विज्ञान के सिलेबस के ऊपर। और विज्ञान के सिलेबस में देखो 4 शब्द लिखे हैं मात्र: विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व एवं दैनिक विज्ञान। सबसे पहला जो पॉइंट लिखा इन्होंने, यही वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पॉइंट के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स आपके छुपे हुए हैं। एक अगला पॉइंट लिखा इन्होंने मानव शरीर। अब मानव शरीर के अंदर भी अलग अलग प्रकार से आपके उत्सर्जन तंत्र है, पाचन तंत्र है ना, इसके अलावा चाहे आपके श्वसन तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, अलग अलग प्रकार के तंत्र है। और अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि केवल टॉपिक दिया है आपको एक मानव शरीर, और सवाल आपको कहां कहां से पूछ लिए। अब विद्यार्थी तो हो जाता है ना कंफ्यूज कि इन्होंने मानव शरीर लिखा तो हम क्या पढ़े, केवल ब्लड और सेल पढ़ लें या और भी कुछ पढ़ना है? तो वो सारी चीजें भी मैं आपको बताने वाला हूं। अगला इन्होंने पॉइंट दिया है आहार एवं पोषण। आहार और पोषण वाला टॉपिक है, इससे भी भर भर के सवाल पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूरा डिकोड करके खोल के अपन देखेंगे। लास्ट में है आपके स्वास्थ्य देखभाल, और इस स्वास्थ्य देखभाल वाले टॉपिक के अंदर लगभग रोग, टीकाकरण, इन सारी चीजों से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो 1 बाय 1 करके अपन सवालों को देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला पोर्शन अपन देखेंगे साथियों 2021 में जो आपसे पेपर पूछा गया था पटवार का, उसमें जो आपके साइंस के क्वेश्चंस थे वो कौन कौन से थे। ठीक है, तो जुड़े हुए रहना लास्ट तक, एक एक सवाल को आपको खोल खोल करके बताने वाला हूं मैं, अच्छे तरीके से सॉल्व भी करवाने वाला हूं। और लास्ट में आपको ये भी चीज बताऊंगा कि आपको अब पटवारी की अगर तैयारी करनी है और अगर आप चाहते हो कि विज्ञान के अंदर फुल मार्क्स आप गेन कर सको, और देखो बिल्कुल आसान है, कोई बड़ा मुश्किल टास्क नहीं है, हमें बस ये समझना है कि प्रश्न कहां से पूछे जा रहे हैं और उन्हीं ऑथेंटिक रिसोर्सेज से पढ़ाई करनी है। और देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत का दूसरा कोई विकल्प नहीं होता, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होना जाना है। लेकिन कई बार होता है कि हम मेहनत भी करते हैं लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करते हैं, और उस वजह से हम मात भी खा जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ साथी आपके 12-12 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, 2-2 3-3 साल हो गए उनको तैयारी करते हुए, लेकिन अभी तक सिलेक्शन नहीं ले पाए। उसके पीछे रीजन है कि वो सही राह पर नहीं चल रहे। चलना नो डाउट जरूरी है, बिना चले कुछ नहीं होगा, बिना मेहनत किए कुछ नहीं होगा, लेकिन सही मार्ग पर चलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और इस चैनल पर आपको वही सारी चीजें बताई जाती है। तो आ जाओ, लास्ट तक चलते चलते आपका दिल बिल्कुल गदगद होने वाला है। एक एक चीज आपको बताऊंगा कि ये चीजें पढ़नी है। और वैसे मुझे आप जानते ही हो, मैं आपको साइंस पढ़ाता हूं इस यूट्यूब चैनल पे, तो विज्ञान पटवार के लिए जितनी भी जरूरी विज्ञान है, सारी की सारी विज्ञान इस चैनल पर केवल और केवल फरवरी के महीने के अंदर मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं, और वो भी एनसीईआरटी पर आधारित। और ये विज्ञान आपकी पटवार के साथ साथ में अदर जो एग्जाम्स होने वाले हैं, जिन जिन में जनरल साइंस आपसे पूछी जाती है, उन सभी एग्जाम्स के अंदर आपके बहुत 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 ज्यादा काम आने वाली है। ठीक है, तो जुड़े हुए रहना लास्ट तक, बीच बीच में आपसे कुछ चीजें मैं पूछूंगा, उनका जवाब भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के देना है। आ जाओ, देखो ये रहा सबसे पहला प्रश्न आपके सामने। 24 घंटों के दौरान ऐसा भी एक समय होता है जब पौधे ना तो O2 छोड़ते हैं ना ही CO2, ये समय कौन सा होता है? ये 2021 वाले पेपर के अंदर पूछा गया सवाल है। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि पूरे दिन के दौरान जब 24 घंटे होते हैं, जिसमें 12 घंटे दिन के 12 घंटे रात के, उसमें पौधे एक समय पर ना तो O2 छोड़ते हैं और ना ही CO2 छोड़ते हैं। अब आपको पता है, अब पहले तो मुझे ये बताओ कि ये वाला सवाल कौन से टॉपिक से पूछा है? ये जो पटवार का आपको सिलेबस दिख रहा है, इसमें से किस टॉपिक में से ये सवाल पूछा है? तो आपको ये जान करके हैरानी होगी साथियों, ये जो सामान्य दैनिक जीवन में विज्ञान इन्होंने बोल दिया है ना, इस दैनिक जीवन के विज्ञान में आपके प्रकाश संश्लेषण नाम का एक टॉपिक आता है, जिसमें पौधों के भोजन की प्रक्रिया होती है, वो प्रकाश संश्लेषण। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि ये वाला सवाल जो है आपसे कौन से टॉपिक से पूछा गया है, यहीं से अपना सिलेबस डिकोड होगा। यानी कि हमको प्रकाश संश्लेषण को जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ये वाला प्रश्न क्या बता रहा है? एग्जामिनर कहना चाह रहा है कि भाई साहब मैंने तुमको दे दिया है, दैनिक जीवन में विज्ञान से तुमसे सवाल पूछूंगा, और प्रकाश संश्लेषण तुम्हारे दैनिक जीवन में काम आने वाला ही टॉपिक है। और प्रकाश संश्लेषण से ही ये इन्होंने प्रश्न पूछ लिया। अब प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है? पौधे सूर्य की रोशनी के अंदर कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं, और उसको ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं, और भोजन बना करके उसके अंदर आउटपुट में ऑक्सीजन गैस निकलती है, उस ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। यानी कि हम जो ऑक्सीजन गैस लेते हैं वो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है।
इसलिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है पौधों के फलने फूलने के लिए। और रात का जब समय होता है सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है। अब सूर्य का प्रकाश जब एब्सेंट होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, इसका मतलब उस टाइम में पौधे CO2 गैस ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए ये कह रहा है कि ये कौन सा समय है जब ना तो वो CO2 लेता है और ना ही O2 लेता है। अच्छा, पौधे O2 भी लेते हैं क्या? तो रात के समय में ध्यान रखना, पौधे ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। इसीलिए आपके घर वाले आपको कहते हैं बेटा रात को पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे खुद भी रात के समय में ऑक्सीजन गैस ले रहे होते हैं और आपको भी ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता। तो उस पेड़ पौधे के आसपास का जो सराउंडिंग एरिया होता है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वहां पर आपकी मौत भी हो सकती है पेड़ पौधों के नीचे सोने से। खासकर इमली का जो पौधा होता है वो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, इस वजह से कहते हैं कि इमली के पौधे के नीचे तो आपको सोना ही नहीं चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट समझ आया आपको क्यों नहीं सोना चाहिए? और पौधे रात्रि के समय में तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं और दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। आप कहोगे गुरुजी फिर ऐसा भी कोई समय है क्या? तो देखो, मध्याह्न में तो क्या धूप होती है, इस धूप के समय में तो पौधे कौन से गैस लेंगे? पौधे आपकी CO2 गैस लेंगे। ये कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो ये तो होगा नहीं, कोई तो सवाल होगा। ये कह रहा है दिवस प्रकाश। अब दिवस प्रकाश और मध्याह्न, मध्याह्न मतलब ये दिन के समय की बात कर रहा है ये, और दिवस प्रकाश यानी दिन के प्रकाश में भी पौधे CO2 गैस लेते हैं। और रात्रि में कौन सी गैस लेते हैं पौधे? तो रात्रि के अंदर O2 गैस लेते हैं। लेकिन साथियों, संध्या का जो समय होता है, सायंकाल का समय, जिस समय ना तो पूरी तरीके से रात पड़ी होती है ना ही पूरी तरीके से सूरज ढला होता है, यानी कि वो सूरज की लालिमा वाला समय होता है, क्योंकि उस समय सूर्य का सीधा प्रकाश नहीं मिल रहा होता है पौधे को, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती नहीं है। इसलिए ना तो पौधे उस टाइम में CO2 लेते हैं और ना ही पूरी तरीके से अंधकार छाया होता है, इसलिए पौधे ऑक्सीजन लेते हैं। पौधे ऑक्सीजन तभी लेते हैं जब पूरे तरीके से उनके पास अंधकार छा जाता है। तो ये मिडल स्टेट होती है संध्या के प्रकाश की। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी जो है आपके राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो किसके कारण बड़ा प्रतीत होता है? और ये आपके दैनिक जीवन की घटना है। अब ये घटना कहां से आई साहब? पहले तो बताओ ये कौन से टॉपिक से आई है, क्योंकि देखो 2021 का जो इन्होंने सिलेबस दिया है, इस सिलेबस में कहीं पर भी इन्होंने प्रकाश मेंशन करा है क्या? मुझे ये बताओ। प्रकाश नाम का शब्द कहीं पर भी मेंशन नहीं करा, फिर भी प्रकाश से इन्होंने ये वाला सवाल पूछ लिया। ये प्रकाश की एक परिघटना है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, उसके अलावा प्रकाश का चाहे प्रकीर्णन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। प्रकाश 6-7 प्रकार की अलग अलग घटनाएं दर्शाता है। तो इन्होंने ये वाला सवाल पूछ लिया आपसे प्रकाश के अपवर्तन की घटना से, यानी कि ये सवाल कौन से टॉपिक से पूछा गया? पहली बात, अपन टॉपिक को डिकोड करने की बात करें तो प्रकाश नाम का आपके विज्ञान के अंदर, सामान्य विज्ञान में, दैनिक जीवन में काम आने वाली विज्ञान में एक टॉपिक है प्रकाश नाम का, जिससे ये सवाल आपसे पूछा है। अब यहां पर आप एग्जामिनर के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते कि साहब आपने सिलेबस नहीं दिया, क्योंकि सिलेबस में तो इन्होंने दे दिया दैनिक जीवन में विज्ञान। अब ये आपको कौन बताए कि दैनिक जीवन में विज्ञान में प्रकाश भी इन्वॉल्व होता है? ठीक है, तो देखो पूछा क्या है इसने कि चंद्रमा क्षितिज के समीप जब होता है, क्षितिज का समीप होता है प्यारे साथी, जैसे मान लो ये आपकी पृथ्वी है और यहां पर अगर आप खड़े हो तो यहां पर आपके पैरेलल क्षितिज में जब चंद्रमा यहां पर होता है तो आपको बहुत ज्यादा बड़ा प्रतीत होता है, यानी कि आवर्धित प्रतीत होता है। और चंद्रमा का उस समय में बड़ा दिखने का क्या कारण होता है? आपको पता है कोई भी चीज हमें कब दिखती है? जब भी किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली किरण हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब ही जाकर के वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। तो चंद्रमा से जो हमारी आंख तक आने वाली किरणें हैं, वो किरणें वायुमंडल की बहुत सारी परतों से गुजरते हुए आती है और उन परतों से आते आते उसका क्या होता है? अपवर्तन होता है उसका। ठीक है, उन वायुमंडल की परतों से अपवर्तन होने के कारण वो हम तक पहुंचते पहुंचते बड़ी हो जाती है। आपने देखा होगा पानी की बाल्टी के अंदर अगर अपन सिक्का डाल देते हैं या इस प्रकार से अपना हाथ भी अंदर डाल देते हैं तो अपना हाथ अपन को बड़ा दिखाई देता है उसमें, या आप हाथ से पेंदा टच कर लोगे उसके बावजूद भी आपको लगेगा कि आपका हाथ बहुत ज्यादा ऊपर है। वो घटना भी किस कारण से हो रही है? अपवर्तन के कारण हो रही है, क्योंकि वहां से पानी के अंदर से सघन माध्यम से प्रकाश की किरण जैसे ही बाहर विरल माध्यम में आती है वो अभिलंब से दूर हट जाती है, और जैसे ही अभिलंब से दूर हटेगी पानी के अंदर का ऑब्जेक्ट हमको बड़ा दिखाई देगा। और वही वाली घटना होती है आपके चंद्रमा के साथ में जब वो क्षितिज के समीप होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले तो ये देखो, इसने बोला प्रकाश का प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन या वायुमंडलीय अपवर्तन। तो राइट आंसर तो इसका होगा आपके वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है। अच्छा, ये वाली सारी की सारी जो बातें हैं ना साथियों, पहली बात तो आपकी जो एनसीईआरटी होती है, क्योंकि देखो हम सब लोग थे निकम्मे, 10th तक की जो साइंस थी वो हमने अच्छे तरीके से पढ़ी नहीं। अब उसमें हमारी भी क्या गलती? हमें ऐसे मास्टर लोग ही नहीं मिले जो कि साइंस को बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें पढ़ाएं, दैनिक जीवन से जोड़ करके पढ़ाएं। वरना इतनी इंटरेस्टिंग है ना साइंस सच में, जब आप ये सारी की सारी क्लासेस आगे लेओगे जो सीरीज में साइंस की शुरू करने वाला हूं, आपको मजा आ जाएगा सच में। आप अपने आसपास चीजों को महसूस करने लग जाओगे जब अपन साइंस पढ़ेंगे उस समय।
तो अंत तक आपको जुड़े हुए रहना है। इस सवाल के अंदर ये क्या कहना चाह रहा है कि वायुमंडलीय जो अपवर्तन हुआ है उसी के कारण आपका जो चंद्रमा है वो क्षितिज के समीप होता है, तब आपको बड़ा प्रतीत होता है, यानी कि आवर्धित प्रतीत होता है। अब इसमें देखो दो तीन चीजें और भी है। एक है आपके सामने प्रकाश का प्रकीर्णन। अब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है साथियों, एक तो आपको पता होगा आसमान जो है आपको नीले रंग का दिखाई देता है। अब ये दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज ही है ना। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, आपके मन में कभी सवाल आया? नहीं आया। उसके नीला दिखाई देने के पीछे प्रकाश की एक घटना जिम्मेदार है और उस घटना का नाम होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। इस प्रकीर्णन को इंग्लिश में बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी कि सीधे तौर पे आप समझ सकते हो कि श्वेत जो प्रकाश होता है वो जब भी किसी कण से टकराता है तो उस कण से टकराते ही वो श्वेत प्रकाश फैल जाता है। और वो फैलता भी आपको पता है, श्वेत प्रकाश में अलग अलग प्रकार के कलर होते हैं और जब फैलता है वो प्रकाश तो उसमें से नीला रंग सबसे ज्यादा फैलता है। और नीला रंग ज्यादा फैलने की वजह से आपके आसपास का पूरा आसमान आपको नीले कलर का दिखाई देता है। बेंजानी है पिनाला जो होता है विबग्योर, उसमें नीला रंग बीच में होता है हरे रंग के पास में, और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। एग्जामिनर आपसे यह भी पूछ सकता है कि निम्न में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, या निम्न में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। ये वाली चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है, वो हम आगे आने वाली साइंस की क्लासेस में 1 बाय 1 सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन है इसके कारण आपको आसमान नीला दिखाई देता है। आपसे पूछ सकता है कि आसमान नीला दिखाई देने के पीछे प्रकाश की कौन सी घटना जिम्मेदार है। तो आसमान का जो नीलापन है साथियों, ये आसमान का नीला दिखाई देना आपको प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। एक है आपके सामने पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये भी प्रकाश की एक घटना है। ये क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली आपके साथियों एक क्रांतिक कोण होता है, उस कोण से अधिक कोण पर जब प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है तो वो उसी माध्यम में पुनः लौट आती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको बताऊं तो आप जब रेगिस्तान में चलते हैं या दिन की तेज धूप में सड़क पर चलते हैं तो सड़क पर चलते हुए आपने कभी देखा होगा आपको पानी बहता हुआ नजर आता है, लेकिन पास जाकर के जब आप देखते हो आपको लगता है यार यहाँ तो पानी नहीं है। वो क्या होता है, उसको बोलते हैं मृग मरीचिका। क्या बोलते हैं उसको? मृग मरीचिका। एक घटना होती है वायुमंडल के अंदर मृग मरीचिका, और इस मृग मरीचिका के अंदर क्या होता है, इसमें आपको दिन की तेज धूप में क्या होता है कि सड़क के ऊपर पानी तैरता हुआ दिखाई देता है, या फिर रेगिस्तान में जो तपती धूप होती है वो किस वजह से होता है, बेसिकली टेम्परेचर हाई होने की वजह से सतह के पास का जो बिल्कुल एनवायरमेंट होता है ना, वो लेयर होती है ना, वहां पर क्या हो जाती है, वायु की डेंसिटी कम हो जाती है, जिस वजह से वो माध्यम तो हो जाता है आपका विरल, और उसके ऊपर वायु की डेंसिटी ज्यादा रहती है तो वो माध्यम हो जाता है आपका सघन। और सघन और विरल माध्यम के बीच में जब प्रकाश की किरण विरल से सघन से विरल माध्यम में एंट्री करती है तो उस टाइम में आपके क्रांतिक कोण से अधिक ताप पर वो किरण गुजरने पर वापस से उसी माध्यम में लौट आती है। आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अभी मुझे पता आपको समझ नहीं आ रहा होगा, अभी इतना समझ लो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मृग मरीचिका जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इसके अलावा एक प्रकाशिक ऑप्टिकल फाइबर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट भी आता है, प्रकाशिक तंतु जिसको बोलते हैं, वो भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही काम करता है। और ये दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजें हैं, इसलिए यहां से आपसे एग्जामिनर सवाल पूछता ही पूछता है। आगे देखो, एक है विवर्तन। विवर्तन को आप बोलते हो साथियों डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, बेसिकली सीधी लाइन में चलता हुआ प्रकाश जब किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो वो टकरा करके अपनी सीधी लाइन को छोड़ करके अपना मार्ग चेंज कर लेता है। आपने सुना होगा फ्रॉनहार विवर्तन या फिर फ्रेनले का विवर्तन, जब अपन 11th-12th क्लास के अंदर फिजिक्स पढ़ते हैं उसके अंदर। तो ये दैनिक जीवन में काम आने वाली घटना है विवर्तन भी। और इस विवर्तन के कारण ही क्या होता है, आपको जो शाम के समय में लालिमा दिखाई देती है ना, जैसे जब सूर्य उदय हो रहा होता है और जब सूर्य अस्त हो रहा होता है उस समय आपको सूर्य लाल लाल कलर का दिखाई देता है। तो वो जो सूर्य की लालिमा होती है वो प्रकाश के विवर्तन की वजह से दिखाई देती है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो सूर्य की लालिमा है या सूर्य आपको लाल कलर का दिखाई देता है संध्या काल के समय और प्रातः काल के समय, वो किस वजह से दिखाई देता है, तो प्रकाश के विवर्तन की घटना की वजह से सूर्य की लालिमा आपको दिखाई देती है। और ये तो आपने जान ही लिया, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण चंद्रमा क्षितिज के समीप होकर के भी आपको बड़ा दिखाई देता है। और कौन से टॉपिक से ये सवाल पूछा है, तो प्रकाश का टॉपिक है, इसका मतलब प्रकाश वाला टॉपिक अपन को अच्छे से पढ़ना है। अब देखो प्रकाश की इतनी सारी परिघटनाएं आपके सामने हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन है, प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का विवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है। इसके अलावा एक और घटना होती है प्रकाश की जिसको आप बोलते हो विक्षेपण। आप कहोगे गुरुजी ये क्या होता है, तो आगे साइंस की क्लासेस में मैं आपको करवाऊंगा ही। विक्षेपण का मतलब होता है श्वेत रंग के प्रकाश का अपने 7 मूल रंगों के अंदर विभक्त हो जाना। जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर के बना है जिनका नाम है बेंजानीय पिनाला, यानी कि बैंगनी, जामुनी, नीला, इस प्रकार से टोटल 7 कलर से मिलकर के श्वेत प्रकाश बना है। तो प्रकाश जो अलग अलग घटनाएं दर्शाता है उन सारी घटनाओं के बारे में अपन बात करेंगे।
अगला प्रश्न देखो, एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा लगभग कितनी होती है? अब पहले तो ये बताओ मुझे कि ये वाला जो प्रश्न है कौन से टॉपिक से आपसे पूछा है। तो ये तो सीधी सीधी बात है कि गुरुजी इसने हीमोग्लोबिन की बात करी है, और हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो वो आपके रक्त में पाया जाता है, यानी कि ये इन्होंने पूछा है ब्लड वाले टॉपिक से। और ब्लड वाला टॉपिक किसके अंदर आता है, तो ब्लड वाला टॉपिक आता है आपके रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर। कौन से तंत्र में? रक्त परिसंचरण तंत्र। और ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, ये वाला टॉपिक कौन से टॉपिक में आएगा, तो ये आएगा आपके मानव शरीर में, क्योंकि ये मानव शरीर का ही भाग है। अब देखो, इन्होंने मानव शरीर लिख दिया ना एग्जामिनर ने सिलेबस में, तो मानव शरीर का सब पार्ट, इसका भी सब पार्ट से आपसे सवाल पूछ लिया। अब इस ब्लड के अंदर आरबीसी भी होती है, डब्ल्यूबीसी भी होती है, प्लेटलेट्स भी होती है, उन सब का कॉम्पोजिशन भी अपन को पढ़ना पड़ेगा। तो चिंता मत करो, डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका आंसर बताओ कि एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है। ये जो हीमोग्लोबिन होता है साथियों, जिसको आप एचबी बोलते हो, इसकी मात्रा पुरुष के अंदर कितनी होती है, तो ध्यान रखना, पुरुष में होती है 13 से लेकर के 18 ग्राम पर 100 ml, यानी कि हमारे ब्लड के 100 ml ब्लड के अंदर 13 से लेकर के 18 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। और हीमोग्लोबिन होता क्या है, तो ये एक आपके वर्णक होता है जो कि आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन का वहन करने का काम करता है। यानी हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, तो वो हीमोग्लोबिन होता है। और किससे बनता है हीमोग्लोबिन, तो ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन बनता है आयरन से। हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए जो प्रोटीन चाहिए होता है, वो प्रोटीन हमारे शरीर में बनता है आयरन से। जो लौह तत्व होता है, जिस लौह तत्व को आप Fe बोलते हो, इससे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। और जब इस लौह तत्व की शरीर में कमी हो जाती है, यानी कि उस समय हीमोग्लोबिन कम बनने लग जाता है। हीमोग्लोबिन कम बन रहा मतलब आरबीसी कम, आरबीसी कम मतलब आपको हो गया एनीमिया। तो ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है, रक्त की कमी किसके कारण होती है। जब आपके अंदर आयरन तत्व की कमी होती है, तो वो रक्त की कमी ही कहलाती है अल्टीमेटली। अच्छा, ये जो 13 से 18 ग्राम पर 100 ml, ये तो होती है किसके अंदर, पुरुष के अंदर। अगर आपसे पूछ ले कभी कि महिला के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, तो ध्यान रखना, महिलाओं के अंदर 12 से लेकर के 15 के बीच में प्रति ग्राम, मतलब 12 से 15 ग्राम पर 100 ml ये होनी चाहिए आपके क्या, हीमोग्लोबिन की मात्रा। किसमें, महिलाओं में। इसलिए कहते हैं ना, महिलाओं का एचबी जो होता है वो पुरुषों से कम होता है, यानी महिलाओं का खून पतला होता है बजाय पुरुषों के। उसका रीजन होता है कि उनके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों से कम होती है, और पुरुषों में 13 से लेकर 18 होनी चाहिए। चलो अगला प्रश्न देखो, निम्न को मिलाइए। अब एक तरफ तो आपको खेती का प्रकार दे दिया कि कौन सी अंगूर की खेती है, मधुमक्खी पालन है, वनवर्धन है, दूसरी तरफ उसका वैज्ञानिक नाम दे दिया। अब ये कौन से वाले टॉपिक्स है, वैसे ये एक तरीके से आपके ज्योग्राफी के टॉपिक के अंदर भी इन्वॉल्व हो जाता है, पर्यावरण वाले पोर्शन के अंदर, कृषि वाले टॉपिक के अंदर, है ना। ज्योग्राफी में जो एक टॉपिक आता है आपके कौन सा, कृषि का, उस कृषि वाले टॉपिक में इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन सामान्य साइंस के अंदर भी एक टॉपिक होता है कृषि उद्यानिकी, है ना, वन उद्यानिकी, उस उद्यानिकी वाले टॉपिक के अंदर ये इन्वॉल्व है। तो देखो, एपीकल्चर, एपीकल्चर का मतलब क्या होता है, एपीकल्चर का मतलब होता है साथियों मधुमक्खी का पालन करना। मधुमक्खी पालन जो होता है उसको विज्ञान की भाषा में एपीकल्चर बोलते हैं। सिल्वीकल्चर का मतलब होता है वनवर्धन, यानी कि वनों को बढ़ाना। और विटीकल्चर का मतलब होता है अंगूर की खेती। तो इसको मिलाओ, 2 3 1, किसमें दिख रहा है 2 3 1 आपको, 2 3 1, ऑप्शन नंबर डी। तो ये वाला आपके इसका राइट आंसर होगा। अब इसी प्रकार से बहुत सारी कल्चर होती है, उनका नाम देख लो एक बार। जो एपीकल्चर होता है इसको मधुमक्खी पालन कहते हैं, सिल्वीकल्चर होता है उसको वनवर्धन कहते हैं, विटीकल्चर को अंगूर की खेती कहते हैं, और ओलेरीकल्चर का मतलब क्या होता है, तो जो आपके सब्जियों की खेती की जाती है उसको बोलते हैं अपन क्या, ओलेरीकल्चर। अच्छा, ध्यान रखना, ये ओलेरी कल्चर है, एक आपका कौन सा है, एक आपका ओलेरी कल्चर के साथ में मोरी कल्चर है, एक मोरी कल्चर के साथ में एक और है आपका कौन सा, सेरीकल्चर। ये सारा का सारा हॉर्टिकल्चर का पार्ट होता है। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, हॉर्टिकल्चर का मतलब भी आपके एक तरीके से उद्यानिकी ही होता है। और ये जो ओलेरी कल्चर है ये भी सब्जियों की खेती से ही संबंधित है। अच्छा, वर्मी कल्चर का मतलब क्या होता है, तो जो केंचुआ पालन किया जाता है, वर्मी कंपोस्ट जो खाद बनाई जाती है केंचुओं की, वो होती है वर्मी कल्चर। पीसी कल्चर का मतलब होता है मछली पालन, सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट पालन, और मोरी कल्चर का मतलब होता है शहतूत की खेती। ठीक है, ध्यान रखोगे, शहतूत की खेती को क्या कहते हैं, मोरी कल्चर, और पक्षियों का पालन करने को कहते हैं एवी कल्चर। तो ये अलग अलग प्रकार की कल्चर है, कहीं से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। वैसे कुछ मैंने आपको यहाँ बता दी है, बाकी जब आगे अपन साइंस की क्लासेस पढ़ेंगे तो उनमें डिटेल में कॉन्सेप्ट सारे कवर कर लेंगे। अगला सवाल देखो, एक मधुमेह रोगी में किसके द्वारा शर्करा की जांच की जा सकती है।
अब देखो, पहली बात तो ये कौन से टॉपिक से है, तो यहाँ पर आया आपके सामने एक तो शर्करा। ये शर्करा क्या है, तो ये शर्करा एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको शुगर बोलते हैं आप, है ना। अब ये कह रहा मधुमेह का रोगी, और जैसे ही रोगी की बात आई यानी कि जो स्वास्थ्य देखभाल वाला टॉपिक है, कौन सा टॉपिक, स्वास्थ्य देखभाल वाला टॉपिक है, उस स्वास्थ्य देखभाल वाले टॉपिक के अंदर ये रोग भी है आपके साथियों। स्वास्थ्य देखभाल वाले टॉपिक में एक पोर्शन होता है रोग का, और रोगों के अंदर एक रोग आपका मधुमेह रोग होता है। अब इस मधुमेह रोग की जांच, इस मधुमेह रोगी जो होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। शर्करा का मतलब ये शुगर है, एक तरीके की शुगर जब शरीर में बढ़ती है तो उस इंसान को कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। तो ये शर्करा जो बढ़ी हुई शर्करा होती है उसकी जांच किससे की जाती है, या जांच जो की जाती है उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है जांच करने के लिए, डेनिज टेस्ट है, बेनेडिक्ट है, बायरफोर्ड है, या फिर एलिसा है। तो ध्यान रखना एलिसा टेस्ट तो किया जाता है एचआईवी के लिए, जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है साथियों, एड्स के लिए जो वायरस जिम्मेदार होता है उस एड्स के लिए जांच किया जाता है आपका एलिसा टेस्ट। फिर इसके लिए मधुमेह के लिए कौन सा होगा, तो इसके लिए टेस्ट होता है आपके बेनेडिक्ट टेस्ट, और ये बेनेडिक्ट एक प्रकार का नीले कलर का सॉल्यूशन होता है। इस सॉल्यूशन के अंदर जो शर्करा को डाल करके उसकी जांच की जाती है कि इसमें शर्करा की मात्रा कितनी है, इसमें मीठापन कितना है। तो ये बेनेडिक्ट जो सॉल्यूशन है, इस बेनेडिक्ट के टेस्ट के आधार पर शर्करा की जांच की जाती है मधुमेह रोगियों के अंदर, और ये आपका टॉपिक है स्वास्थ्य देखभाल वाला। तो इसमें आगे अपन जितने भी रोग पढ़ेंगे उन सभी रोगों के लिए किस किस प्रकार की जांच की जाती है और उनके उपचार के लिए कौन कौन सा टीका लगता है, वो सारी बातें जानेंगे, क्योंकि एग्जामिनर सवाल तो कहीं से पूछ सकता है ना। अब देखो अथाह भंडार है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम वही चीजें जानेंगे जो कि हमारे एनसीईआरटी में दी हुई है और जहां से एग्जामिनर हमें सवाल पूछ सकता है। तो घबराओ मत, बिल्कुल लिमिटेड टाइम के अंदर, कम टाइम के अंदर आपको क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर इस चैनल पर मैं पढ़ाने वाला हूँ। चलो अगला सवाल देखो, फल पक्कन के द्वारा उद्दीपित की जाती है। अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये सवाल है कैसा, फल पक्कन से संबंधित है, यानी कि फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, फल पक्कन के द्वारा उद्दीपित की जाती है, यानी फलों को पकाने के लिए उनके अंदर एक्साइटमेंट ला, क्योंकि देखो फलों के ऊपर जैसे ही वो गैस का छिड़काव किया जाता है फल जल्दी पक जाते हैं। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे फल ऐसे आते हैं जिनके ऊपर गैस का छिड़काव करके उनको पका दिया जाता है। किसान जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कच्चे फलों के ऊपर गैस का छिड़काव करके उनको पका देता है। अब उनके ऊपर जो गैस छिड़की जाती है ना, वो बेसिकली उन फलों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की गति को तेज कर देती है, जिस वजह से नेचुरल तरीके से नहीं बल्कि बिना नेचुरल तरीके से, अप्राकृतिक तरीके से वो फल जल्दी पक जाते हैं, कम टाइम के अंदर ही वो पके हुए दिखते हैं आपको, लेकिन खाने में टेस्ट से पता चल जाता है कि वो पूरी तरह से पके हुए है नहीं। तो उनको उद्दीपित करने के लिए जो गैस यूज की जाती है साथियों, उसका नाम होता है कौन सा, एथिलीन। ये एथिलीन एक तरीके से आपके कौन सी गैस होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये एथिलीन गैस होती है जिसमें 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं, और इस गैस से फलों को पकाया जाता है। अब ये कौन से टॉपिक में आएगा पहले मुझे ये बताओ, तो ये साथियों आएगा आपके पादप हार्मोन का एक टॉपिक आता है। तो अपन को पादप हार्मोन नाम का जो टॉपिक है इस टॉपिक को भी पढ़ना है। अब पादप हार्मोन में और भी बहुत सारे हार्मोन है, उन सारे हार्मोन के बारे में एक एक करके अपन चर्चा करेंगे। अगला देखो, वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से व्युत्पन्न है जिसका संबंध क्या है। पहली बात तो ये स्वास्थ्य एवं देखभाल वाला जो टॉपिक है उसके अंदर एक टीकाकरण नाम का टॉपिक आता है। टीकाकरण को इंग्लिश में आप वैक्सीनेशन बोलते हो। अब इसने क्या करा, डायरेक्ट वैक्सीनेशन शब्द ही पूछ लिया। अच्छा ये क्यों पूछा है, क्योंकि वैक्सीनेशन शब्द एज इट इज इसकी डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। मैं बाकायदा जब आपको पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी किताब के स्क्रीनशॉट लगा लगा करके पढ़ाऊंगा, जिससे आपके सारे के सारे डाउट साथ के साथ क्लियर होते जाएंगे, मन में एक विश्वास बैठता जाएगा। जो वैक्सीनेशन शब्द है साथियों, ये एक लैटिन शब्द से बना हुआ है, और जिस लैटिन शब्द से बना है उस लैटिन शब्द का संबंध किससे है, तो उसका संबंध है साथियों गाय से। और ये बात लिखी हुई है एनसीईआरटी में, इसलिए सीधा सीधा वहां से उठा करके इन्होंने ये सवाल पूछा है। अगला देखो, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। और सुमेलित करोगे तो एक तरफ दिया हुआ एसिड, दूसरा तरफ दिया हुआ ये एसिड किस में पाया जाता है, तो ये तो सभी जानते हो खट्टी चीजों में, चाहे नींबू है, संतरा है, इनके अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा आपके नींबू के अंदर। अगला है ब्यूटेरिक अम्ल। ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है साथियों आपके मक्खन में। और मक्खन कैसे प्राप्त होता है, मक्खन जिसको आप बोलते हो देसी भाषा के अंदर घी का लूणिया, जब अपन बिलोते हैं, बिलोने के बाद में जो गर्म करने से पहले का पोर्शन होता है घी का, वो मक्खन कहलाता है, जिसको बटर बोलते हो, उसमें ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। एक है आपके सामने एसिटिक अम्ल जो कि सिरके में पाया जाता है, और एक है लैक्टिक अम्ल जो कि दूध और दही के अंदर पाया जाता है। तो अब इनका मिलान कर दो, 2 1 4 3, 2 1 4 3 किस में दिख रहा है आपको, ये रहा ऑप्शन नंबर 1। और ये कौन से टॉपिक से आया है, तो ये आपके एक टॉपिक है साथियों दैनिक जीवन में काम आने वाला, अम्ल क्षार लवण।
एनसीईआरटी के अंदर अम्ल क्षार लवण नाम का एक चैप्टर है। उस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है कि कौन कौन से दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजें हैं जिनमें कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है। एक आपसे फॉर्मिक अम्ल भी पूछा जाता है। चींटी जो डंक मारती है उस डंक के अंदर, चींटी हो चाहे बिच्छू हो, ये जो अपने डंक मारते हैं उस डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। और क्षार किन किन चीज़ों में होता है, कौन कौन सी चीज़ें लवण होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, वो सारी चीज़ें दैनिक जीवन में काम आती है। जैसे आपके गैस में एसिडिटी हो जाती है तो आप इनो लेते हो। क्यों लेते हो इनो? क्योंकि इनो के अंदर होता है क्षार, जो कि हमारे पेट में बने हुए एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, उदासीनीकृत करता है। अब ये दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ है और यहाँ से एग्जामिनर आपसे सवाल पूछता है। ये पूछ सकता है कि इनो को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ काम में लिया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट काम में लिया जाता है। ये पूछ सकता है कि अग्निशामक यंत्र के अंदर जो है कौन सा पदार्थ काम में लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें दैनिक जीवन में काम आने वाली है, जिनको एनसीईआरटी के आधार पर हम पढ़ेंगे। और ये वाला टॉपिक आपके अम्ल क्षार लवण का है। देखो एक एक टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको कि किस सवाल को किस टॉपिक से पूछा है, और आगे चल के आपको पूरा का पूरा सिलेबस बताने वाला हूं कि इस यूट्यूब चैनल पर हम कौन सा सिलेबस पढ़ेंगे। क्योंकि एग्जामिनर ने तो आपको मात्र एक लाइन दे दी विज्ञान की। और देखो पिछली बार एग्जाम में आपसे विज्ञान के मात्र 7 ही सवाल पूछे थे, लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है, जिस प्रकार से पशु परिचर में, आरएस के अंदर या फिर आपके सीटी के अंदर इन्होंने साइंस के सवाल पूछे हैं, इस बात का भी अनुमान है पटवार के अंदर भी कम से कम 10 से 15 सवाल आपसे विज्ञान के पूछे जा सकते हैं। तो हमें अपना आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना है, और ये बिल्कुल फ्री के नंबर होंगे। आपको मात्र अपने पूरे टाइम में से 10-15 घंटे मुझे देने होंगे। उन 10-15 घंटों के अंदर मैं पूरी की पूरी साइंस आपको कंप्लीट करवा दूंगा। अगला प्रश्न देखो, अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। अति सूक्ष्म मतलब बहुत छोटी छोटी जो वस्तुएं होती है, उन बहुत छोटी वस्तुओं को देखने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है। पहले तो मुझे बताओ ये कौन से टॉपिक से आया सवाल। जो एग्जामिनर ने सिलेबस दिया है उस सिलेबस के कौन से टॉपिक से आया है। तो सिलेबस में दैनिक जीवन में विज्ञान, उसमें एक टॉपिक आएगा आपके यंत्र, और इस यंत्र में हम बहुत सारे यंत्र पढ़ेंगे साथियों। इसमें देखो एक बोला इसने हाइड्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप, पेरिस्कोप या फिर माइक्रोस्कोप। तो जो बहुत ज्यादा छोटी चीजें होती हैं उनको बड़ा बना करके आवर्तित करके देखने के लिए क्या काम में लेते हैं हम, माइक्रोस्कोप काम में लेते हैं, जिसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में सूक्ष्मदर्शी, यानी कि छोटी चीजों को देखने वाला यंत्र है कौन सा, माइक्रोस्कोप। आप कहोगे गुरुजी हाइड्रोस्कोप है, ये क्या काम में आता है। तो ध्यान रखना, हाइड्रोस्कोप पानी में उपस्थित चीजों को देखने का एक प्रकाशिक यंत्र है। इसमें पानी में उपस्थित चीजों को देखने का एक प्रकाशिक यंत्र है। और ये जो यंत्र है साथियों, ये बहुत सारे लेंस और दर्पण को मिला करके बनाया जाता है। जब अपन यंत्र वाली क्लास पढ़ेंगे उसमें आपको इसकी संरचना भी बता दूंगा कि हाइड्रोस्कोप यंत्र कैसे कैसे बनता है। इसमें बेसिकली लेंस भी काम में लिए जाते हैं इसको बनाने में, और लेंस के साथ में इसमें दर्पण भी काम में लिए जाते हैं। बहुत सारे लेंस और दर्पण को मिला करके ये यंत्र बनाया जाता है। पानी में उपस्थित चीजों को एक लंबी रोड डाल करके, उस रोड में ये बहुत सारे दर्पण भी लगे होते हैं और बहुत सारे लेंस भी लगे होते हैं, उनके माध्यम से वो पानी के अंदर की चीज हमें बाहर दिखाई देती है। तो ये होता है आपके हाइड्रोस्कोप। एक होता है आपके इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, तो इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली आपके चार्ज का मापन करने का काम करता है, चार्ज का पता लगाने का काम करता है। जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है, स्थिर विद्युत की, ये विद्युत की एक शाखा होती है स्थिर विद्युत की। 11वीं क्लास में आपके चैप्टर है दूसरे नंबर का स्थिर विद्युत की, उसके अंदर साथियों आवेश का पता लगाने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसको अपन बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्कोप। एक है आपके सामने पेरिस्कोप। ये पेरिस्कोप क्या है, तो ये पेरिस्कोप भी एक प्रकाशिक यंत्र है। इसको आप प्रकाशिक यंत्र भी कह सकते हो या फिर प्रकाशिक उपकरण कह सकते हो। अच्छा ये कैसा उपकरण है, तो ये जो प्रकाशिक उपकरण है साथियों, ये भी दर्पण का यूज करके बनाया जाने वाला उपकरण है। दर्पण प्लस प्रिज्म, इन दो चीजों का यूज करके ये बनाया जाता है। और ज्यादातर किस में काम में लिया जाता है, तो जो आपकी सबमरीन होती है, जो पनडुब्बी होती है ना। अब आपको पता है पनडुब्बी कहाँ रहती है, पनडुब्बी जैसे मान लो ये आपका समुद्र है, इस समुद्र के अंदर चल रही होती है पनडुब्बी। अब इस पनडुब्बी को बाहर की कोई चीज देखनी है तो उसके लिए इस प्रकार का एक यंत्र लगा होता है पनडुब्बी के बाहर। यहां से जो है प्रकाश की किरण एंटर करती है और वो यहाँ पनडुब्बी के अंदर बैठे हुए आदमी को दिखाई देता है कि बाहर क्या क्या चीज है। वरना आपने कभी सोचा, पनडुब्बी तो पानी के अंदर चलती है जिसको आप सबमरीन कहते हो, उसको पता कैसे है मुझे किस डायरेक्शन में चलना है या मेरे आसपास कौन कौन लोग हैं। तो उसके ऊपर देख लेना पनडुब्बी के अंदर, कभी भी पनडुब्बी के ऊपर इस प्रकार का ऊपर बाहर एक निकला हुआ होता है। हमें लगता है कि वो धुआं बाहर निकालने का है, जबकि वो धुआं बाहर निकालने का नहीं होता है, वो पेरिस्कोप होता है। और उस पेरिस्कोप को किससे बनाया जाता है, बहुत सारे दर्पण और प्रिज्म से मिला करके बनाया जाता है, और बाहर की चीजें अंदर बैठे हुए व्यक्ति को दिखाई देती है। तो ये पेरिस्कोप होता है। और एक आपके माइक्रोस्कोप होता है जिसको सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, जो कि छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाने का काम करता है।
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक चीजें। चलो बढ़ते हैं आगे। तो अपन को जो यंत्र वाला टॉपिक है, इस यंत्र वाले टॉपिक को भी अच्छे तरीके से कवर करना है। जितने भी यंत्र आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, चाहे वो गैल्वेनोमीटर है, चाहे वो एमीटर है, इसके अलावा जितने भी यंत्र, चाहे वो आपका ट्रांसफॉर्मर है, चाहे आपका डायनेमो है, चाहे विद्युत मोटर है, कौन सा यंत्र किस सिद्धांत पे काम करता है और कौन सा यंत्र जो है वो आपके किस काम में आता है, ये दोनों की दोनों चीजें अपन जान लेंगे। अगला देखो, रतौंधी जो रोग है वो किसकी कमी के कारण होता है। अब ये वाला सवाल साथियों आपके सीधा सीधा रोग वाले टॉपिक से उठकर आया है, स्वास्थ्य देखभाल वाले टॉपिक से। स्वास्थ्य देखभाल वाले टॉपिक में एक रोग नाम का टॉपिक है, और रोग के अलावा ये आपके आहार एवं पोषण से भी संबंधित है। आप कहोगे गुरुजी आहार पोषण से कैसे संबंधित है, तो आहार एवं पोषण के अंदर साथियों आपके कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और उसके अलावा खनिज तत्व, प्रोटीन, ये 5 चीजें होती है। तो ये विटामिन से सवाल पूछा हुआ है कि कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है। तो आपके रतौंधी जो रोग है ना साथियों, ये होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए जो होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है रेटेनॉल। और इस रेटेनॉल की कमी हो जाती है जब शरीर में, तो कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी। और विटामिन ए हमें किससे मिलता है, तो इसका प्रचुर मात्रा में जो स्रोत होता है साथियों वो होती है गाजर। गाजर खाने से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है, और उसकी वजह से रतौंधी में होता क्या है, रात में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। और जो विटामिन सी होता है साथियों, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से रोग होता है आपके स्कर्वी। अगला है आपके विटामिन के। विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। ये चीजें भी ध्यान रख लेना, क्या नहीं होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से रोग होता है आपके बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। और विटामिन बी का नाम क्या होता है, तो विटामिन बी1 का नाम होता है थाइमीन। रासायनिक नाम क्या होता है, थाइमीन होता है। और ये जो है आपके के कौन सा होता है, ये होता है टोकोफेरोल, है ना, टॉफी, फिनोकिनोन होता है ये आपके। कौन सा होता है, इसका रासायनिक नाम होता है फिनोकिनोन, और इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। मैं आपको आगे जब पढ़ाऊंगा टॉपिक बाय टॉपिक, तो सारे के सारे विटामिन के रासायनिक नाम और किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, वो सारी चीजें ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूंगा। अपनी साइंस पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। एक तो हम साइंस को दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ेंगे ताकि आपको वो उबाऊ ना लगे। दूसरी चीज, उस साइंस को हम ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे। कुछ कुछ टेक्निकल चीजें ऐसी होगी जो लंबे टाइम तक याद नहीं रखी जा सकती, उनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करते जाएंगे। क्योंकि मेरा ये टारगेट है, जो भी विद्यार्थी मेरी इन क्लासेस में आकर के टाइम दे रहा है, वो विद्यार्थी साइंस के अंदर, चाहे वो कोई से ही एग्जाम में बैठ रहा है, फिर साइंस के लिए चाहे आप पटवार एग्जाम की बात कर लो, चाहे वीडियो की बात कर लो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की बात कर लो, चाहे रीट की बात कर लो, जिस भी एग्जाम में आपके जनरल साइंस है, जो विद्यार्थी इन क्लासेस को एक बार देख लेगा, वो उस हर एग्जाम में साइंस के जितने प्रश्न आएंगे, हर एक प्रश्न को वो सही करेगा। चलो आ जाओ, बढ़ते हैं आगे। हृदय की जो पेशियां हैं वो कैसी होती है। हृदय की जो पेशियां साथियों, पहली बात तो ये वाला टॉपिक जो है सिलेबस के कौन से टॉपिक से बिलोंग करता है, तो सिलेबस में एक आपके टॉपिक है साथियों मानव शरीर। और इस मानव शरीर के अंदर एक आपके टॉपिक आएगा, अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंकाल तंत्र। कौन सा तंत्र, कंकाल तंत्र। अब देखो, आप कहोगे गुरुजी कंकाल तंत्र तो सिलेबस में दिया हुआ ही नहीं है, स्केलेटन सिस्टम तो, लेकिन सिलेबस में मानव शरीर लिखा हुआ है, और कंकाल तंत्र मानव शरीर का एक भाग है। यहां से इसने सवाल पूछ लिया, हृदय की जो पेशियां होती है, मुझे बताओ हृदय आपका अपने आप धड़कता है या आपकी इच्छा से धड़कता है। आप कहोगे गुरुजी हमारा तो कोई कंट्रोल नहीं होता दिल पे, कहते हैं ना दिल पे किसका जोर, है ना, तो दिल पे तो किसी की नहीं चलती है। हृदय तो जो है अपनी खुद की इच्छा से ही धड़कता है, यानी कि उसकी पेशियां कैसी होती है, उसकी पेशियां साथियों हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं होती है, यानी कि वो अनैच्छिक होती है, यानी कि ऐच्छिक तो होगी नहीं, ऐच्छिक तो होगी नहीं। और ये कह रहा है इनमें से कोई नहीं, अब या तो इसको चूज कर लो या इसको चूज कर लो, तो ऑब्वियस ही बात है अनैच्छिक होती है हृदय की पेशियां और रैखित होती है। अब ये सारी चीजें किस प्रकार से होती है हम आगे की क्लासेस में जानेंगे। अगला देखो, कौन सबसे मीठी शर्करा है। सबसे बड़ी बात साथियों, ये आपके आहार और पोषण वाले टॉपिक से है। आहार पोषण में कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपकी शर्करा होती है, जिसमें आपके ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है, फ्रक्टोज होता है, माल्टोज होता है, मोनोसेकेराइड होते हैं, डाइसेकेराइड होते हैं। ये क्या क्या चीजें होती है एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है, और वहां से सारी की सारी चीजें अपन कवर करेंगे। तो ये जो मीठी शर्करा है साथियों कौन सी होती है, इनमें से सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है या फिर माल्टोज है, तो सबसे मीठी शर्करा होती है साथियों फ्रक्टोज। और इस फ्रक्टोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। इसके अलावा आपका जो ग्लूकोज है इसका भी सूत्र यही होता है, C6H12O6। दोनों की संरचना में परिवर्तन होता है, बाकी सूत्र दोनों का समान होता है। और जो आपका सुक्रोज है इसका सूत्र होता है C12H22O11, और ये का ये सूत्र आपके माल्टोज का होता है।
बनेगा। और फ्रक्टोज के बाद में दूसरे नंबर पे मीठा कौन होता है आपके, दूसरे नंबर पे मीठा माल्टोज होता है, तीसरे नंबर पे आपका सुक्रोज होता है, और सबसे चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ग्लूकोज होता है और चौथे नंबर पे सुक्रोज होता है। अगर मीठेपन के आधार पे शर्करा को जमाने की आपको एग्जामिनर बात बोल दे तो भी आप जमा सकते हो। सबसे ज्यादा मीठा फ्रक्टोज होता है। और अभी आपको पता है आरएस के अंदर भी आपसे एक सवाल पूछ लिया था कि निम्न में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है ना। तो ये तो फेवरेट टॉपिक है आहार एवं पोषण के अंदर, तो ये सारी चीजें अपन आगे कवर करेंगे। अगला देखो, मनुष्यों में रक्त क्षीणता यानी कि एनीमिया का मुख्य कारण क्या होता है। अभी मैंने पीछे ही आपको बताया, एनीमिया का कारण होता है लोहे की कमी यानी कि आयरन की कमी। आयरन कौन सा होता है, Fe जो तत्व होता है इसको आयरन बोलते हैं। और इसकी कमी से क्या होता है, जब इसकी शरीर में कमी हो जाएगी तो शरीर के अंदर आपका हीमोग्लोबिन जो है साथियों, वो हीमोग्लोबिन कम बनेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, आयरन होता है। और हीमोग्लोबिन जब कम बनेगा तो आपके शरीर में आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी, और आरबीसी की संख्या कम हुई मतलब रक्त कम हो जाएगा। रक्त कम हो गया मतलब कि आपको कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा साथियों, आपको रक्त की कमी से एनीमिया रोग हो जाएगा। बीसीजी टीका बच्चों को किस रोग से बचाने हेतु दिया जाता है। अब ये टीकाकरण वाला सवाल आ गया। अच्छा, इसका देखा नहीं क्या अपन ने, ये एनीमिया जो रोग है साथियों, तो ये एनीमिया क्या है, एक प्रकार का रोग है, यानी कि ये रोग और स्वास्थ्य देखभाल वाले टॉपिक से आपको सवाल पूछा है। तो ये तो अपन बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करने वाले, एक सिंगल सवाल गलत नहीं होगा आपका। आगे बोल रहा है आपसे बीसीजी का टीका। बीसीजी, बीसीजी का मतलब होता है बेसिलस कोलमेट गुरिन। ये जो बीसीजी का टीका होता है ये किस बीमारी के इलाज के लिए दिया जाता है, टीबी, कोलेरा, कोलेरा का मतलब होता है हैजा, कोलेरा को हैजा भी बोलते हैं, ठीक है। अगला है आपके मलेरिया और एक है आपके डिप्थीरिया। तो ध्यान रखना, मलेरिया के लिए तो कोई सा भी टीका लगता ही नहीं है। मलेरिया के बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी बीमारी है जिसका टीका आज तक बनाया ही नहीं गया। तो मलेरिया साथियों जो मादा एनाफ्लीज मच्छर की वजह से होता है, और ये मलेरिया रोग के लिए किसी प्रकार का टीका नहीं बना है। अब बच्चे तीन ऑप्शन, तो डिप्थीरिया जो है, इस डिप्थीरिया रोग के लिए आपको पता है डीपीटी का टीका लगता है। कौन सा टीका लगता है डिप्थीरिया के इलाज के लिए, डीपीटी। डीपीटी का मतलब है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस। और डिप्थीरिया के अंदर डी जो है ये डिप्थीरिया का टीका होता है। तो तीन बीमारियों के लिए एक ही टीका लगता है जिसको डीपीटी बोलते हैं। उसी प्रकार से आपकी टीबी के लिए जो टीका लगता है उसको हम बीसीजी बोलते हैं। बीसीजी का मतलब होता है बेसिलस कोलमेट गुरिन। ये भी लिख देता हूं आपके सामने यहां पर, बेसिलस कोलमेट गुरिन, बेसिलस कोलमेट गुरिन, ये आपके बीसीजी की फुल फॉर्म होती है। और ये जो बीसीजी का टीका है किसके लिए लगाया जाता है, टीबी के लिए। टीबी का मतलब होता है ट्यूबरक्लोसिस, जो टीबी होता है उसके उपचार के लिए कौन सा टीका यूज होता है, बीसीजी का टीका। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। अब देखो, ये डायनेमो आपसे पूछा है, ये सिलेबस में किस टॉपिक से है, तो सिलेबस में आपके यंत्र नाम का टॉपिक, सिलेबस में तो दिया हुआ नहीं है लेकिन यंत्र हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको पीछे पेरिस्कोप बताया, इलेक्ट्रोस्कोप बताया, वैसे ये भी एक युक्ति है, एक यंत्र है, एक उपकरण है। ये क्या करता है डायनेमो, डायनेमो बेसिकली आपकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है सर, तो आपने जनरेटर देखा होगा, या फिर मुझे एक बात बताओ, पवन ऊर्जा का नाम तो आपने सुना ही होगा ना। पवन ऊर्जा में क्या होता है, बहुत बड़े पवन की चक्कियां होती है, 3 पंखों वाली, वो चक्की घूमती है और उसके घूमने की वजह से विद्युत उत्पन्न हो जाती है। अब वो जो विद्युत उत्पन्न होने के लिए, उस चक्की के घूमने के लिए चक्की से एक पट्टा जुड़ा हुआ होता है प्लास्टिक का, जो कि नीचे जाकर के डायनेमो से जुड़ा हुआ होता है। और वो डायनेमो क्या करता है, वो जब मूवमेंट होता है, गति होती है, सर्कुलर मोशन होता है, उस सर्कुलर मोशन की वजह से उसके अंदर चुंबक और परिनालिका लगी होती है तांबे की, वो उसके लोहे की प्लेट पर पलटी हुई, उसकी वजह से क्या होता है, उसमें विद्युत उत्पन्न हो जाती है। इसका मतलब ये यांत्रिक जो ऊर्जा होती है, इस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है, आपका डायनेमो करता है। और इस डायनेमो बेसिकली आपसे देखो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो डायनेमो विद्युत बनाता है ना, ये विद्युत कैसी विद्युत बनती है। तो फर्स्टली जो डायनेमो से विद्युत बनती है वो आर्मेचर पर बनती है। ये मैं डायनेमो पूरा का पूरा आपको सिद्धांत इसका समझाऊंगा आगे चल के। आर्मेचर से बनती है, और ये आर्मेचर कैसा करंट बनाता है, तो ऑल्टरनेटिव करंट बनाता है। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, दिष्ट प्रत्यावर्ती धारा ये बनाता है, उस प्रत्यावर्ती धारा को बाद में दिष्ट धारा में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि डायनेमो से जो करंट बनता है, फर्स्टली कैसा करंट बनता है, ऑल्टरनेटिव करंट, यानी कि आपकी प्रत्यावर्ती धारा बनती है, फिर उसको डीसी धारा के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। और अपनी जो यांत्रिक ऊर्जा है इसको विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन सा युक्ति करती है, तो डायनेमो करती है। अच्छा, डायनेमो का जैसे एक विद्युत मोटर के बारे में अगर आपसे पूछ ले, तो विद्युत मोटर क्या करती है, लाइट का स्विच ऑन करा, मोटर घूमेगी और पानी ऊपर चढ़ा देगी। पानी का ऊपर चढ़ना एक यांत्रिक कार्य हो गया,
ठीक है, और विद्युत का यूज करा उस मोटर ने, यानी कि विद्युत मोटर कैसी युक्ति है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली। अब चाहे आप विद्युत मोटर उसकी बात कर लो, चाहे वॉशिंग मशीन की बात कर लो, ये सारी की सारी जो चीजें होंगी वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली है। अच्छा, जो कार का इंजन होता है वो कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है, तो कार का जो इंजन होता है वो आपकी रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्यों? क्योंकि वो पेट्रोल खाता है, पेट्रोल पी करके वो यांत्रिक ऊर्जा, यानी कार चलने लगती है ना। कार क्यों चलती है? कार चलती है क्योंकि उसको इंजन से पावर मिल रही होती है। इंजन के पास पावर कहाँ से आती है? वो उस पेट्रोल का खपत करके पावर जनरेट करता है। यानी कि रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता आपका कार का इंजन। इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न देखो साथियों, अगला क्या कहना चाह रहा है, निम्न में से कौन से तत्व मानक दाब एवं कमरे के ताप पर द्रव होते हैं, यानी कि तरल होते हैं। तो देखो, हीलियम है, हीलियम को आप He से लिखते हो। इसके अलावा एक आपके सामने ब्रोमीन है Br, एक मरकरी है, मरकरी को आप Hg से लिखते हो, और एक क्लोरीन है। तो देखो, पहली बात, हीलियम तो क्या है, उत्कृष्ट गैस है, तो उत्कृष्ट गैस के तो कमरे के ताप पर द्रव होने का कोई चांस ही नहीं है, यानी कि ये तो द्रव होगी नहीं। एक है साथियों आपके सामने क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, तो क्लोरीन हेलोजन है, यानी कि आवर्त सारणी के अंदर जो आपके 17वां समूह 17वां वर्ग होता है उस वर्ग के अंदर आता है आपका क्लोरीन। फ्लोरीन के बाद में दूसरे नंबर पर क्लोरीन। और ये क्लोरीन क्या है, तो क्लोरीन आपके धातु ए धातु किसकी कैटेगरी में आता है, ये ए धातु की कैटेगरी में आता है। ये एक ए धातु है और ये द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता है। क्लोरीन कैसी अवस्था में पाया जाता है, गैस अवस्था में पाया जाता है। क्लोरीन एक गैस है। इसका अलावा बच गए दो, एक है आपके सामने ब्रोमीन, देखो इधर आओ, एक तो है कौन, ब्रोमीन। अच्छा, ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन है साथियों की ए धातु। क्या है, ब्रोमीन एक ए धातु है। और जो आपके मरकरी है जिसको पारा कहते हो, ये क्या है ये है एक धातु। अब ये दोनों ही चीजें, चाहे आप ब्रोमीन की बात कर लो चाहे आप मरकरी की बात कर लो, कमरे के ताप पर दोनों ही कैसी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। यानी राइट आंसर क्या होगा, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। अब यहां से नया सवाल बनता है, कौन सी ऐसी ए धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो एकमात्र ए धातु है साथियों ब्रोमीन। कौन सी ए धातु, ब्रोमीन, जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी सारी की सारी ए धातुएं कैसी अवस्था में होती है, गैसीय अवस्था में होती है। जैसे आपकी क्लोरीन ए धातु गैस है, उसी प्रकार से चाहे आप नाइट्रोजन की बात करो, चाहे आप ऑक्सीजन की बात करो, चाहे आप क्लोरीन की बात करो, हर प्रकार की ए धातुएं गैसीय अवस्था में पाई जाती है सिवाय ब्रोमीन के। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी ए धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये फेवरेट सवाल बन जाता है आपके बोर्ड का। और दूसरा, ये धातु है साथियों मरकरी, और ये धातु होते हुए भी द्रव अवस्था के अंदर पाया जाता है। बाकी सारी धातुएं जनरली कैसी अवस्था में पाई जाती है, तो वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। चाहे आप सोडियम की बात करो, मैग्नीशियम की बात करो, सोने की बात करो, चांदी की बात करो, जितनी भी धातुएं होती है सारी की सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन आपका जो मरकरी है ये धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका मतलब ये क्या है, ये दोनों के दोनों अपवाद हैं, और इन्हीं अपवादों के ऊपर सवाल आपके एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया। तो आगे भी सवाल पूछ सकता है, लैंग्वेज चेंज होगी, फैक्ट तो वो का वो ही रहेगा। इसका मतलब हमको एनसीईआरटी में जितने भी ऐसे फैक्ट है अपवाद वाले, वो सारे फैक्ट पढ़ने हैं। और ये टॉपिक किस में आएगा आपके, तो ये टॉपिक आएगा आपके धातु एवं अधातु। इसमें धातु एवं अधातु, तो जितनी भी धातुएं अधातुएं, और इसके अलावा एक और होती है आपके उपधातु, जिसको सब मैटर बोलते हैं। तो धातु अधातु और उपधातु, ये वाला टॉपिक हम अच्छे से पढ़ेंगे। और ये जो दैनिक जीवन में विज्ञान है ना, दैनिक जीवन में विज्ञान नाम का आपके सिलेबस में पॉइंट मेंशन करा है, उस दैनिक जीवन में विज्ञान वाले पॉइंट के अंदर आता है धातु एवं अधातु, जिसको हम आगे अच्छे तरीके से कवर करेंगे। जठर शोध यानी कि गैस्ट्राइटिस मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। जठर शोध आप जानते हो, जठर रस कौन सा रस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो HCl होता है उसको जठर रस बोला जाता है। अच्छा, जो जठर शोध रोग है ये भी कहां पर होगा, तो ये आपके पेट के अंदर ही होगा, पेट यानी कि उदर। और ये कौन से टॉपिक से है, तो ये आपके साथियों पाचन तंत्र से। मानव शरीर के अंदर एक तंत्र है पाचन तंत्र, इसीलिए कह रहा हूं मानव शरीर में जितने भी तंत्र है, चाहे पाचन है, चाहे उत्सर्जन है, चाहे रक्त परिसंचरण है, चाहे जनन है, जितने भी तंत्र है सारे के सारे तंत्रों को हम पढ़ेंगे। मानव में कितने मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं, तो मानव के अंदर टोटल 31 मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं। ये जितने भी मैं आपको सवाल करवा रहा हूं, ये 2021 वाले पटवार के पेपर में पूछे हुए प्रश्न हैं। और ये प्रश्न अलग अलग शिफ्ट के अंदर आए थे। टोटल 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, हर शिफ्ट में 7-7 सवाल पूछे गए, यानी कि टोटल 28 सवाल पूछे गए। वो 28 के सारे सवाल हम पढ़ रहे हैं। और उन सारे सवालों से हमें यह भी अंदाजा हो रहा है कि बोर्ड ने जो सिलेबस दिया है उसमें वो सवाल कहां कहां से पूछ रहा है।
तो ये जो मेरु तंत्रिका तंत्र है साथियों, इसमें कितने युग्म पाए जाते हैं? मेरु तंत्रिका युग्म 31 पाए जाते हैं। और ये वाला प्रश्न आपके तंत्रिका तंत्र से है, न्यूरॉन जो सिस्टम है उस न्यूरॉन सिस्टम से है, तंत्रिका तंत्र से। और ये तंत्रिका तंत्र किसका भाग है? ये मानव शरीर का भाग है, यानी कि तंत्रिका तंत्र को भी हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब ये देखो, ये तो यहाँ से ये वाला सवाल पूछ लिया, अब अगले एग्जाम में कहीं और से भी तो सवाल पूछ सकता है ना, लेकिन एग्जामिनर ने ये तो बता दिया कि भाई साहब मैं तुमसे तंत्रिका तंत्र से भी सवाल पूछूंगा, तो हमारी तो जिम्मेदारी बनती है पूरा का पूरा तंत्रिका तंत्र हम अच्छे से पढ़ करके जाएं। मशरूम क्या है? मशरूम साथियों ये आपके आहार एवं पोषण वाले टॉपिक से है। मशरूम एक प्रकार का कवक होता है आपके, ठीक है। एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज एल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं। अब ये वाला सवाल भी आपके पाचन तंत्र से संबंधित है। पाचन तंत्र में हम पढ़ते हैं कौन कौन से एंजाइम प्रोटीन का पाचन करते हैं, कौन से एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, किस किस खाद्य पदार्थ का पाचन शरीर के किस किस भाग में होता है, लसिका जो है वो किस किस का पाचन करती है, वो सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। तो ये पाचन तंत्र का आपके सवाल है। कौन से तंत्र का है? पाचन तंत्र का सवाल है। और ये पूछ रहा है कि एंजाइम जिसकी उपस्थिति में, यानी कौन सा एंजाइम है जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज इन दोनों को एल्कोहल में बदल देता है, तो वो एंजाइम होता है आपका जाइमेज। ये जाइमेज एंजाइम क्या करता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज इन दोनों को किस में बदल देता है? इन दोनों को एथिल एल्कोहल में बदल देता है। एग्जामिनर आपसे यूं भी पूछ सकता है कौन से एल्कोहल में बदलता है, तो एथिल एल्कोहल में बदलता है। बात ध्यान रहेगी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज इन दोनों को एथिल अल्कोहल में बदलने का काम कौन करता है? जाइमेज एंजाइम करता है। और साथियों जो आपका सुक्रोज होता है ना, पीछे आपने देखा होगा सुक्रोज, सुक्रोज क्या होती है? ये एक शर्करा होती है। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है C12H22O11। और इस सुक्रोज को साथियों दो चीजों में तोड़ा जाता है, किस किस में? ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। तो सुक्रोज को इन दो चीजों में तोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है? वो आपके इन्वर्टेज एंजाइम करता है। ये भी इसने यहाँ पे लिखा हुआ है। और माल्टेज एंजाइम क्या काम करता है? ये साथियों माल्टेज एंजाइम, अच्छा ये जो इन्वर्टेज एंजाइम है ये तो सुक्रोज को ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है, और जो माल्टेज एंजाइम है ना ये सुक्रोज को साथियों ग्लूकोज और फ्रक्टोज इन दोनों में तोड़ने का काम करता है। तो ये चीजें आगे अपन पढ़ेंगे, ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे। डीपीटी का टीका किन बीमारियों के लिए लगता है? तो अभी मैंने पीछे आपको बता ही दिया, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस। तो ऑप्शन नंबर सी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस। ये आपके टीकाकरण वाले टॉपिक से सवाल पूछा है। कौन से टॉपिक से? टीकाकरण वाले टॉपिक से। तो इसको भी अच्छे तरीके से करेंगे। किसे लॉफिंग गैस यानी कि हास्य गैस के रूप में जाना जाता है? तो N2O जो है आपके, जिसको आप क्या कहते हो? नाइट्रस ऑक्साइड। ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है प्यारे साथी, इस नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस के रूप में जाना जाता है। तो अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली जितनी भी गैस है, चाहे वो बेहोश करने वाली गैस है, चाहे एकदम से उद्दीपन करने वाली गैस है, चाहे वो अश्रु गैस है, सारी की सारी गैसों के बारे में, दैनिक जीवन में काम आने वाली के बारे में एनसीईआरटी के आधार पर हम आगे पढ़ेंगे। मानव शरीर में फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? तो फेफड़े कहाँ पर पाए जाते हैं? चेस्ट में पाए जाते हैं, यानी कि वो वक्षीय गुहा के अंदर पाए जाते हैं। और ये आपके कंकाल तंत्र का सवाल है, यानी कि मानव शरीर से सवाल पूछा है। कौन सा सम्मिलित है? कोरोनरी अटैक, संवेदनीय विस्फरा, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस धमनियों में अवरोध, हाइपरटेंशन निम्न रक्तचाप और हाइपोटेंशन हृदयघात। ये कह रहा सम्मिलित कौन सा है? तो देखो मेरे प्यारे साथी, ये एक कह रहा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है उच्च रक्तचाप। क्या होता है? उच्च रक्तचाप, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। और हाइपोटेंशन का मतलब होता है निम्न रक्तचाप, यानी कि ये वाले दोनों तो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हाइपरटेंशन का मतलब गलत लिखा हुआ है। एक है आपके सामने कोरोनरी अटैक। कोरोनरी अटैक का मतलब होता है हृदयघात। ये जो हृदयघात यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कोरोनरी अटैक। अच्छा, फिर कौन सा मिल गया? एकमात्र मिल गया, ऑप्शन नंबर बी, एरिथ्रोक्लेरोसिस। इसका मतलब होता है धमनियों में अवरोध। जो अपनी धमनियां होती है साथियों, जिनके अंदर शुद्ध रक्त आपका प्रवाहित होता है, उन धमनियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल के जमा हो जाने की वजह से उनका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, और उसकी वजह से ही हमें हार्ट अटैक आता है। तो जो धमनियां हैं वो अवरोध हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, उसको बोला जाता है एरिथ्रोक्लोरोसिस। तो ये वाला मिलेगा। और ये आपके जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसका ही एक भाग है। अरबी येम का हिस्सा जिसे खाया जा सकता है वो कहां पर उगता है? अरबी साथियों आपके एक जिस प्रकार से अदरक होती है, अदरक की तरह दिखने वाली एक सब्जी होती है अरबी।
तो वो अरबी की जो सब्जी है वो जमीन की सतह के ऊपर उगती है या जमीन की सतह के अंदर उगती है या फिर जल में उगती है? तो जमीन के अंदर उगती है। चाहे आपके आलू की बात करें, चाहे अदरक की बात करें, चाहे मूली गाजर की बात करें, चाहे प्याज की बात करें, ये सारी सब्जियां ऐसी है जो जमीन के अंदर उगती है। एग्जामिनर आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी सब्जी तना है, कौन सी सब्जी जड़ है, कौन सी सब्जी पत्ती है। जैसे धनिया जो है वो आपके पत्ती होता है, जो प्याज है वो आपके तना होता है, जो आपके मूली गाजर है वो जड़ होती है। तो ये आगे अपन पढ़ेंगे, कृषि उद्यानिकी के अंदर आता है और ये वाला इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। ब्रेड, अनाज और पास्ता समूह एक अच्छा स्रोत है। ये आपके आहार और पोषण वाला है साथियों। ब्रेड, अनाज और पास्ता, ब्रेड, अनाज और पास्ता आपके कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत होता है। वसा जो होता है, जिसको आप फैट बोलते हो, ये ज्यादातर आपके घी के अंदर या ऐसी चीजों के अंदर, वसा वाली चीजों में पाया जाता है। विटामिन सी किसमें? नींबू संतरा के अंदर होता है। कैल्शियम किसमें होता है? दूध, मांस, अंडा, मछली, इन चीजों के अंदर कैल्शियम आपके पाया जाता है, जो हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। तो ये जितने भी स्रोत है कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व कौन से स्रोत से मिलता है, ये वाली चीजें भी हमें अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ेगी आहार एवं पोषण वाले टॉपिक के अंदर। प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से साथियों क्वाशीओरकोर रोग होता है। क्वाशीओरकोर के साथ में एक और रोग होता है जिसका नाम है मरेस्मस रोग, और ये एनसीईआरटी के अंदर अच्छे से दिया हुआ है साथियों। तो मरेस्मस और क्वाशीओरकोर ये दोनों रोग किसकी कमी से होते हैं? प्रोटीन की कमी से। एनीमिया किसकी कमी से होता है? लौह तत्व यानी कि आयरन की कमी से। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो जो आपका विटामिन डी होता है, इस विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। अब देखो साथियों, यहां पर 2021 के एग्जाम में पटवार में आए हुए सारे के सारे सवाल हमने कवर कर लिए और यहां से हमने देखो एक एक सवाल के ऊपर लिखा है। ये जैसे आहार एवं पोषण वाले टॉपिक से पूछा है। कौन से? आहार पोषण से। ये वाला सवाल भी आपका आहार और पोषण से ही पूछा है, क्योंकि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग के बारे में पूछ लिया। तो रोग और आहार पोषण दोनों टॉपिक मिलकर के ये वाला सवाल बन गया। सारे प्रश्नों के ऊपर लगभग हमने डिनोट किया है कि कौन सा प्रश्न किस टॉपिक से पूछा गया है। अब आपके सामने देखो ये साइंस का सिलेबस है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बारी आती है जो आपके पटवार का 2021 का सिलेबस है, जिसमें केवल ये एक लाइन लिखी हुई है। उस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन को पूरी तरह से डिकोड करके खोल के आपके सामने लिख दिया है। जो पहला टॉपिक है विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व एवं दैनिक विज्ञान, ये वाला जो टॉपिक है साथियों, विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व एवं दैनिक विज्ञान, इसमें देखो आवर्त सारणी पढ़नी पड़ेगी हमको। इसके अलावा धातु, अधातु एवं उपधातु पढ़ना पड़ेगा अपन को। ठीक है, आवर्त सारणी पढ़ेंगे, धातु, अधातु, उपधातु पढ़ेंगे, अम्ल क्षार लवण पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, यंत्र एवं मात्रक पढ़ेंगे, प्रकाश वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे जिसमें विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन, सारी चीजें पढ़ेंगे। उसमें अपन नेत्र दोषों के बारे में भी पढ़ेंगे, कार्बन एवं उसके अपरूप के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन के बारे में, जो नेचुरल गैसेज है उनके बारे में, जैसे एथिलीन है, मीथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, वो जो गैसेज आपके दैनिक जीवन में काम आती है। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ेंगे और पादप हार्मोन पढ़ेंगे। तो ये जो पहला टॉपिक है इसको आपके सामने मैंने इलेबरेट कर दिया है अच्छे तरीके से कि कहां से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगला टॉपिक है आहार एवं पोषण। आहार एवं पोषण के अंदर देखो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण एवं आहार पिरामिड। एक आहार पिरामिड भी होता है जो कि इन सबसे मिलकर के बनता है। ठीक है ना, इन सब से मिलकर के आपका आहार पिरामिड बनता है। ये सारी की सारी चीजें हम आहार एवं पोषण वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट में आपकी शर्करा हो गई, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, है ना। ये सारी चीजें आपसे सवाल पूछे ही बरबर के, तो इनको अच्छे तरीके से एक एक को अपन कवर करेंगे। एक है स्वास्थ्य एवं देखभाल। स्वास्थ्य एवं देखभाल वाले टॉपिक में रोग एवं रोग कारक और इसके अलावा टीकाकरण। टीकाकरण में भी इंद्रधनुष है, चाहे HMPV है, BCG है, DPT है, कोविड-19 है, ये सारे के सारे टीकों के बारे में भी अपन अच्छे से जानेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया आपके कौन सा? मानव शरीर। इस मानव शरीर में साथियों ये सबसे बड़ा पोर्शन होगा जनन तंत्र, श्रवण तंत्र, लसिका तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन, श्वसन और रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसमें ब्लड ग्रुप के बारे में भी अपन जानेंगे, ब्लड का पूरा कंपोजिशन भी अपन जानेंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा इंडेक्स है, पूरा सिलेबस आपके सामने डिकोड किया हुआ है। ये वाला सारा का सारा सिलेबस हमको अच्छे तरीके से NCERT से पढ़ना है। और इस सिलेबस को अगर अच्छे तरीके से आपने पढ़ लिया तो विज्ञान के जितने भी सवाल आएंगे, मैं मान रहा हूं जैसे 10 सवाल अगर विज्ञान के आते हैं तो 10 में से 10 सवाल आप इस एग्जाम में राइट करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है आप लोगों को। बस इस तरीके से ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको कवर करके जाने हैं। और ये टॉपिक्स भी कहां से कवर करने हैं? तो ये आपको NCERT से कवर करने हैं। अब अगर आप खुद कर सकते हो NCERT से पढ़ करके तो बिल्कुल पढ़ सकते हो आप, और वरना मुझ पे अगर आप डिपेंड रहना चाहो तो भी रह सकते हो। इस बात का मैं आपसे वादा करता हूं। मैं पूरी की पूरी NCERT की साइंस आपको इस YouTube चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाला हूं। और एक क्लास आपके आ चुकी है ऑलरेडी अम्ल क्षार एवं लवण की।
लेकिन मैंने सोचा पहले एक बार आपके दिमाग में क्लैरिटी लेकर के आ जाऊं कि यार जितनी भी चीज़ें पूछी जाती है वो सारी चीज़ें कहाँ से पूछी जाती है। आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ थॉट रहना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और किस प्रकार से पढ़नी है। तो प्यारे साथी, ये जो 2021 का सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, और अनुमान है इस बार भी अगर यही सिलेबस रहा तो लगभग 10 से 15 सवाल भी पूछे जा सकते हैं और वो सारे सवाल आपके सही होंगे। इसके आगे देखो साथियों, 2015 के आपके पटवारी के सवाल है, लेकिन 2015 में देखो सिलेबस इतना लंबा चौड़ा दिया हुआ था। अब इतना लंबा चौड़ा सिलेबस दिया हुआ था, इस वजह से इस सिलेबस में से बहुत डीपली सवाल आपसे पूछे गए। इस सिलेबस के अंदर देखो आपके मनुष्य में अंतःस्रावण ग्रंथियां भी है, इसके अलावा बायोमास ऊर्जा के विभिन्न स्रोत है, जंतुओं एवं पादपों में आर्थिक महत्व है, मानव मस्तिष्क है, विद्युत है, विद्युत के अंदर बहुत सारी चीजें डीपली है। इस वजह से आपसे फेराडे के नियम, वाम हस्त का नियम, दक्षिण हस्त का नियम, जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है, बहुत डीप सवाल पूछे। तो आगे मैंने उन सवालों का भी एनालिसिस करा, ये सारे के सारे सवाल है, लेकिन इन सवालों को आपको करवाने का इतना कुछ खास औचित्य है नहीं। ये सारे के सारे सवालों की फाइल मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा विद राइट टिक। देखो वैसे मैं इनके अंदर राइट टिक कर देता हूं, राइट टिक के साथ मैं आपको इनकी फाइल अवेलेबल करवाऊंगा, लेकिन ये पुराने सिलेबस के आधार पर है। ये जो प्रश्न पूछ रहा है, पहला प्रश्न देखो, इधर आ जाओ। ये जो पहला प्रश्न कह रहा है, ये कह रहा है कि एक जादुई दर्पण के सामने एक बच्ची खड़ी है, उस बच्ची को अपना सर तो दिखता है बड़ा, शरीर दिखता है उसको मध्यम भाग का यानी कि समान आकार का, और पैर दिखते हैं छोटे। अब समझ लो एक बच्ची इस प्रकार से खड़ी है दर्पण के सामने, उस बच्ची का सर तो उसको दर्पण के अंदर जब वो देख रही है तो बहुत बड़ा दिख रहा है, शरीर का भाग जो है समान आकार का दिख रहा है और पैर छोटे दिख रहे हैं। इसका मतलब इस सामने दर्पण के अंदर जो ऊपर ही ऊपर दर्पण लगा हुआ है ना, वो कैसा दर्पण है, वो अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण चीजों को बड़ा करके दिखाता है। और मध्य में कौन सा दर्पण है, तो मध्य में समतल दर्पण होगा, क्योंकि समतल दर्पण में कोई भी चीज जिस आकार की है उसी आकार की दिखाई देती है। और सबसे नीचे आपका उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण चीजों को छोटा करके दिखाता है। ये वैसे मैं प्रकाश वाले टॉपिक के अंदर आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, उत्तल अवतल और समतल इन तीनों दर्पण को भी पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से, और कौन से दर्पण से कौन कौन सा सवाल बन सकता है वो भी आपको अच्छे से करवाऊंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल, समतल और अवतल। सॉरी ये नहीं होगा, सबसे ऊपर अवतल, समतल और उत्तल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला जो साथियों इस सवाल को आप पढ़ लेना, इसके आपके राइट आंसर होगा अवतल लेंस यूज करा गया है, जिसकी क्षमता कितनी है, 1.25 डायोप्टर क्षमता है। किसके लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए। पहली बात तो निकट दृष्टि दोष के लिए लेंस कौन सा यूज होता है, अवतल लेंस ही यूज होता है, उत्तल नहीं होता है। ये चीज भी जब प्रकाश वाला टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा तो नेत्र वाले के अंदर डीपली समझा दूंगा। अगला सवाल देखो, विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। तो जो आपकी विद्युत परिनालिका होती है इस प्रकार से, वो परिनालिका के ऊपर ये तांबे की रोड पलटी हुई होती है, और इसमें जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र इसके आसपास क्रिएट हो जाता है, और वो चुंबकीय क्षेत्र इसके हर एक बिंदु पर एक समान होता है, यानी इसके सभी बिंदुओं पर एक समान क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। टीआई प्लाज्मिड, अब ये जो है साथियों आपके बायोटेक्नोलॉजी से पूछा हुआ सवाल है, और इस बार के पटवार के सिलेबस में आपके बायोटेक्नोलॉजी नहीं दिया है। बायोटेक्नोलॉजी विज्ञान की जो ब्रांच है अलग से टेक्नोलॉजी, जिसमें बायोटेक आता है, नैनोटेक आता है, डिफेंस टेक आता है, स्पेस टेक आता है, ये टेक्नोलॉजी के अलग अलग पोर्शन है, वहां से सवाल पूछे गए थे आरएस प्री के अंदर भी भर भर के, लेकिन आपके पटवार के सिलेबस में नहीं दिया गया है। और अगर लेटेस्ट सिलेबस आता है पटवार का और उसमें अगर ये चीजें मेंशन कर दी जाती है तो डोंट वरी, मैं वो सारी चीजें भी आपको डिटेल में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करवाऊंगा। और इसका आपके राइट आंसर होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमर फेमिलियंसिस। हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फलन है। हार्मोन उत्पादन से संबंधित मतलब हमारे शरीर में जो हार्मोन्स का उत्पादन होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है अपना हाइपोथैलेमस। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, तो प्लीहा को बोलते हैं। किसको, प्लीहा को, जिसको इंग्लिश में आप कहते हो स्प्लीन। ये जो स्प्लीन होता है ये आरबीसी का कब्रिस्तान होता है। निम्न में से कौन सा आम सर्दी का वायरस है, यानी कि जनरली सर्दी कौन से वायरस से होती है, राइनो वायरस से होती है। निम्न में से कौन से पादप से कीटनाशी पाइरेथ्रम बनाया जाता है। पाइरेथ्रम बनाने के लिए साथियों क्राइसेंथियम यूज किया जाता है। जब एन प्रतिरोध, ये देखो ये विद्युत वाली जो 11th-12th की क्लास के अंदर आपको विद्युत वाला चैप्टर करवा रखा है जिसमें प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम है, उससे ये सवाल पूछ लिया आपसे कि इस प्रकार से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो राइट आंसर क्या होगा। वैसे इसका राइट आंसर था n²x। इसको मैंने अच्छे तरीके से सोल्व भी कर लिया, लेकिन इस बार के पटवार के एग्जाम में आपसे ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये 2015 के सिलेबस के आधार पर है। अगला है रोग प्रतिकारक क्या होते हैं। रोग प्रतिकारक यानी कि जिनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं, या सॉरी रोग प्रतिकारक जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, एंटीबॉडी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बोलते हैं। और हमारे शरीर में जो ये एंटीबॉडीज बनते हैं साथियों, एक तो होता है रोग कारक, रोग कारक को तो क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं, और एक होता है रोग प्रतिकारक यानी उस रोग को काटने वाला, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। ये बने होते हैं गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन के। किसके बने होते हैं, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसके अंदर आपको एक अभिक्रिया दी हुई है और पूछा है कि इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है। तो इस अभिक्रिया में जो ऑक्सीजन है वो जाकर के नाइट्रोजन के साथ जुड़ रही है, यानी कि NO बन रहा है, यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन का एक तो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, और दूसरी बात ये जो ऑक्सीजन है ये इस नाइट्रोजन के पास आकर के जुड़ रही है, यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित करके हाइड्रोजन को अलग भेज रही है, यानी कि विस्थापन हो रहा है, संयोजन तो हो नहीं रहा है। और इसके अलावा क्या अपचय हो रहा है क्या, तो बिल्कुल अपचय भी हो रहा है। अपचय का मतलब क्या है कि इससे हाइड्रोजन को हटाया जा रहा है। तो इसमें बी और सी राइट आंसर आएगा, आपके ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट होगा। जब मैं आपको रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ाऊंगा तो उसमें संयोजन, वियोजन, विस्थापन, सारी की सारी अभिक्रियाएं पढ़ाऊंगा आपको, अपचयन, ऑक्सीकरण। कैरेट सोने में क्या होता है, ये कहना चाह रहा है कि 18 कैरेट सोने में क्या होता है। सवाल था 18 कैरेट सोने में कितना होता है, 75% सोना होता है। आपने सुना होगा सोना वैसे कितने कैरेट होता है, 24 कैरेट होता है जो शुद्ध सोना होता है, लेकिन वो बहुत तरल अवस्था में पाया जाता है, उससे आभूषण नहीं बने जा सकते। उसके अंदर बहुत सारी अन्य धातुओं को मिलाया जाता है, यानी कि 75% तो शुद्ध सोना और 25% उसके अंदर अन्य धातुएं मिलती है, तब जाकर के आपके क्या बनते हैं, तब जाकर के आभूषण बनते हैं। ठीक है, और ये जो 75% सोना होता है वो सोना कितने कैरेट का होता है, वो 18 कैरेट का होता है। इसका मतलब आपके घर में माँ बहन जो सोने के गहने पहनती है उनके अंदर 18 कैरेट सोना यूज होता है। डीसी जनरेटर में आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत होती है। ये देखो इसने ये सवाल पूछ लिया जो मैंने आपको पीछे बताया। जनरेटर जो होता है साथियों, जैसे वो डायनेमो है, डायनेमो एक प्रकार का जनरेटर ही होता है, उसमें जो विद्युत फर्स्टली बनती है वो एसी करंट बनता है, बाद में उस एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। एक समान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा जब, यानी कि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल की ये 12th की फिजिक्स से पूछा हुआ है, क्योंकि 2015 वाली पटवार ग्रेजुएशन बेस पटवार थी, हालांकि ये भी ग्रेजुएशन बेस है, लेकिन उसमें जो है साथियों आपको डीपली पूछा गया था 11th-12th का फिजिक्स का सिलेबस भी। इस बार वाले पटवार में ये नहीं है, और अगर पूछेगा भी, अगर नए सिलेबस के अंदर ये चीजें होती है तो डोंट वरी, मैं ये चीजें भी करवाऊंगा। लेकिन अनुमान यही है कि नया सिलेबस जो आएगा, क्योंकि नई वैकेंसी आने वाली है आपकी फरवरी के एंड तक, लगभग 3000 पदों के ऊपर आपके, जैसे सीईटी का रिजल्ट आ जाएगा अभी 3-4 दिन के अंदर, उसके बाद में पटवार की विज्ञप्ति आ जाएगी, यानी कि आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। उस विज्ञप्ति में नया सिलेबस भी आ जाएगा, उस नए सिलेबस के आधार पर अगर कुछ चेंजेस भी होगा इस पुराने सिलेबस में तो भी मैं आपको सारी चीजें कवर करवा दूंगा। और इसका आपके राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका होगा कि फ्लक्स के परिवर्तन की दर अधिकतम हो, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस प्रकार का आरएनए प्रसंस्करण में भाग लेता है, तो जो आपके आरएनए एसएनआरएनए होता है ये प्रसंस्करण के अंदर भाग लेता है। ये बायोटेक्नोलॉजी का सवाल है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत कौन होता है, सूरज की रोशनी होती है। इकोलॉजी से पूछा हुआ सवाल है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है सीएनजी, यानी कि मीथेन, मीथेन का मतलब होता है CH4। अगला है 4 हेनरी कुंडली, इसका राइट आंसर वैसे आपका आने वाला है साथियों क्या, 4, लेकिन ये किससे, चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, 12th की फिजिक्स का है। पीसीआर से जांच होती है। पीसीआर जो होता है साथियों, जो एचआईवी रोग होता है ना, एचआईवी के लिए देखो एक तो कौन सा टेस्ट होता है, एक तो आपका एलिसा टेस्ट होता है। कौन सा, एलिसा टेस्ट होता है, वो भी एचआईवी की जांच के लिए होता है, एड्स के लिए। और पीसीआर जो टेस्ट होता है वो भी एड्स के लिए ही होता है। शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिकाओं में निम्न में से कौन सी है, सबसे बड़ी रक्त वाहिका आपकी महाधमनी होती है। ये मानव शरीर से पूछा हुआ सवाल है, अच्छे से अपन मानव शरीर पढ़ेंगे। तो ये टोटल लगभग 17-18 सवाल आपके 2015 वाले पटवार में भी पूछे हुए थे। 15 वाले के अंदर उनका ज़्यादा एनालिसिस मैंने इसलिए नहीं करा, आपको ज़्यादा डीपली इसलिए नहीं करवाया क्योंकि सिलेबस आपका चेंज हो चुका है। तो हम 21 वाले पेपर के अंदर जितने भी सवाल पूछे उनको अच्छे से डीपली हमने पढ़ा भी है, और ये भी जाना है कि कौन कौन से टॉपिक से ये सवाल पूछे गए हैं। अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ये सेशन कैसा आपको लगा, ये बात आप मुझे आकर के कमेंट बॉक्स में बता दो। और इसके अलावा भी आपको लगता है कि कोई और टॉपिक ऐसा है जो करवाना चाहिए, क्योंकि देखो मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि सर्वज्ञानी हूँ, हो सकता है मेरे नॉलेज में भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई हो। आप में से कुछ साथी ऐसे हो जिन्होंने और भी ज़्यादा डीपली एनालिसिस करा हो, तो आप में से किसी को लगे कि सर आपको ये वाला टॉपिक भी इन्वॉल्व करना चाहिए, तो आप आकर के मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। आपका वो बताए हुए टॉपिक का मैं एनालिसिस करके ज़रूरत लगेगी तो वो टॉपिक भी आपको मैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में पढ़ा दूंगा। ठीक है साथियों, तो अब अपन मिलेंगे अपनी नेक्स्ट साइंस की क्लास के अंदर। मैं लेके आने वाला हूँ इसके बाद में यंत्र एवं युक्तियों वाली, जितने भी यंत्र और मात्रक है उन यंत्र और मात्रकों की एक क्लास लेके आने वाला हूँ। बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे उसको, हो सकता है 1.5-2 घंटे की वो क्लास हो, कल या परसों के अंदर आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।